नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार माया ऐप पर। आज हम बॉलीवुड फ्लैशबैक के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत है एक नए शख्स के बारे में आज आपको बताने के लिए। ये आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो इंडियन सिनेमा के फादर हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ये हम बात कर रहे हैं आज ढूंढीराज गोविंद फाल्के के बारे में, जिन्हें लोग दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। इनके नाम से एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अवार्ड भी दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। तो चलिए हम इनके बारे में बात करते हैं, इनके जीवन से जुड़ी चीजों के बारे में बताते हैं आपको। इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में त्र्यंबकेश्वर में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद सदाशिव अलियास दाजी शास्त्री था, जो कि बॉम्बे में एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में शिक्षक थे, जिसके कारण उनकी जो दादा साहब फाल्के हैं उनकी पढ़ाई बॉम्बे में भी हुई। इनके माँ का नाम द्वारका बाई था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। इनकी बीवी का नाम सरस्वती बाई फाल्के था। इनके बच्चों का नाम मंदाकिनी अथावले, वृंदा पुसलकर और सबसे छोटे बेटे का नाम भालचंद्र फाल्के था। इनका जन्म एक मराठी बोलने वाले फैमिली में हुआ, जो कि ब्राह्मण फैमिली थी। इनके पिता एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्कृत के पंडित थे और बॉम्बे के कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इनकी प्राइमरी स्टडीज त्र्यंबकेश्वर से कंप्लीट हुई। फिर उन्होंने बॉम्बे से मैट्रिक किया और उसके बाद इन्होंने 1885 में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और एक साल वहां से ड्राइंग सीखी। फिर उन्होंने कला भवन ज्वाइन किया एज अ फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एट दी महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। 1890 तक इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और उस टाइम इंडिया में काफी गरीबी हुआ करती थी, तो उस समय में एजुकेटेड होना बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था। जो पढ़े लिखे थे उनके लिए काफी जरिए थे पैसे कमाने के, तो उन्हें इजीली कुछ काम मिल गए, कुछ जॉब किया उन्होंने। कुछ ही सालों में उन्होंने बहुत सारे जॉब करके देखे, बहुत चीजें चेंज करके देखी, लेकिन उन्हें कहीं कोई प्रॉफिट नहीं दिखी। मतलब कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ ज्यादा, मतलब कुछ अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और फिर उन्होंने एक कैमरा खरीदा और फोटोग्राफी शुरू कर दी। लेकिन फोटोग्राफी करने से पहले उन्होंने सोचा क्यों ना जो काम मैं कर रहा हूं उसको परफेक्शन के साथ करूं, कुछ सीख के करूं और टेक्निकलिटीज को जानूं, फिर फोटो खींचूं। तो उन्होंने 6 महीने का कोर्स किया अपने कैमरा के टेक्निकलिटीज को सीखने के लिए, उसके बारीकियों को जानने के लिए। और कोर्स कंप्लीट करते ही उन्होंने कला भवन के अंडर में ही 1983 में उन्होंने अपना एक स्टूडियो सेटअप किया, जो कि कला भवन के अंडर में था, और उन्होंने वहां से फोटोग्राफी अपना चालू किया। फिर कुछ समय बीते उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे तो प्रिंटिंग आती है, फोटोग्राफी आती है और भी बहुत तरह टेक्निकलिटीज वो कला भवन के अंडर में रहते रहते सीख चुके थे। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं अपना एक सेपरेट स्टूडियो खोल लूं और वहां से फोटोग्राफी करना चालू करूं। तो फिर उन्होंने कुछ समय के बाद अपना एक सेपरेट स्टूडियो खोल लिया और वहां से फोटोग्राफी करना शुरू किया। लेकिन एक दुख की बात है कि उस टाइम एक बहुत ही गंदा र्यूमर फैल गया था, जिसके कारण उन्हें काफी लॉस हुआ। उस टाइम ये र्यूमर फैला था कि अगर आपका फोटो कोई खींचता है तो आपकी आत्मा जो है वो उसमें कैद हो जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी जान भी जा सकती है। ये र्यूमर इतनी गंदी तरह पूरे इलाके में फैल गई थी कि कोई फोटो खिंचवाना नहीं चाहता था। सब डरते थे फोटो खिंचवाने से कि कहीं मेरी आत्मा कैद ना हो जाए। तो इस कारण से उन्हें काफी लॉस हुआ, काफी चीजें उन्हें झेलनी पड़ी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने फिर एक जर्मन मैजिशियन से मैजिक सीखना शुरू कर दिया और 1 साल तक उन्होंने मैजिक सीखा और फिर 1901 से परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। वो कुछ ऐसा करते थे कि अपने मैजिक में ऐसे परफॉर्मेंसेस करते थे कि लोग खुद आकर के कहते थे कि मेरी फोटो खींचो, मेरी फोटो खींचो, मेरी फोटो खींचो। तो इस तरह से उन्होंने अपने जो वो र्यूमर फैला था जिसके कारण उनकी बिजनेस डूब रही थी, तो उन्हें फिर से उन्होंने उठाया इस मैजिक के द्वारा और कुछ अलग ही तरह के वो टेक्निक्स यूज करते थे उसमें। वो जर्मन मैजिशियन से इतनी बारीकियों से 1 साल तक उन्होंने टेक्निक सीखा कि अपने जो फोटोग्राफी का स्किल है उसको भी इनहेंस कर दिया उन्होंने और काफी पैसे कमाए उसमें से उन्होंने। और वो जब भी परफॉर्म किया करते थे कहीं भी, चाहे वो फोटोग्राफी कर रहे हो या फिर मैजिक के परफॉर्मेंसेस दे रहे हो, हमेशा एक दूसरा नाम यूज करते थे जो कि था प्रोफेसर कैल्फा। वो परफॉर्मेंसेस के दौरान बताते थे कि मेरा नाम प्रोफेसर कैल्फा है, और वो इसी तरह अपने काम को जारी रखे। लेकिन एक समय तक ये चला, फिर उसके बाद उन्हें ये भी बंद करना पड़ा। ये फोटोग्राफी करते करते इतने माहिर हो गए थे, इतने बारीकियों को जानने लगे थे
कि 1903 में इन्हें गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुआ। फिर उन्होंने ये जॉब ज्वाइन भी किया। इनके नॉलेज को देख करके, इनके फोटोग्राफी के जो नॉलेज थे उन्हें देख करके इन्हें ये जॉब मिली और इन्होंने इसे ज्वाइन किया। लेकिन कुछ साल काम करने के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उन्हें वो काम करते हुए मजा नहीं आ रहा था। और इन्होंने रिजाइन करते ही लोनावला में एक प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश किया अपने कुछ पार्टनर्स के साथ। लेकिन हर बार की तरह इनके पार्टनर्स कुछ समय के बाद उन्हें छोड़ गए। फिर इन्होंने जैसे तैसे कुछ समय तक प्रिंटिंग प्रेस चलाई और फिर उसे बंद करना पड़ा। फिर आया इनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन, जिस दिन के बाद इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इनके सोचने का नजरिया बदल गया और इन्हें आखिरकार क्या करना है और किसमें अपनी पूरी जिंदगी को झोंक देना है, यह समझ आ गया उन्होंने। यह दिन है 14 अप्रैल 1911 का। इस दिन ये अपने बेटे भालचंद्र के साथ अमेरिका इंडिया थिएटर में एक फिल्म देखने के लिए गए। इस फिल्म का नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ये फिल्म देखने के बाद इन्हें लगा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब लोग पर्दे पे दिख रहे हैं, पूरी दुनिया पर्दे पे दिख रही है। ये फिल्म देखते ही उनके दिमाग में चल रहा था कि मैं पर्दे पे श्री राम को कैसे दिखाऊंगा, श्री कृष्ण को कैसे दिखाऊंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा। ये चीजें वो सोचने लगे कि मैं फिल्में बनाऊं, ऐसा वो सोच रहे थे। ये फिल्म देखते ही वो अपने आप को वहां से कनेक्ट कर गए और बहुत ही प्रभावित हुए। और उसके साथ साथ उनके बेटे जो कि भालचंद्र फाल्के थे, उन्हें भी ये फिल्म बहुत पसंद आई और बहुत ही ज्यादा मजा आया। उन्होंने देखा कि जंगल दिख रहा है पर्दे पे, जानवरें दिख रहे हैं पर्दे पे, लोग दिख रहे हैं पर्दे पे। तो उनका जो बेटा था भालचंद्र, वो बहुत ही उत्साहित हुआ और घर जाकर के अपने सभी परिवार वालों को ये बात बताई कि मैंने पर्दे पे जानवर देखे, जंगल देखे। लेकिन किसी को ये बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, सबको लगा ये मजाक कर रहा है। तो फिर दादा साहब फाल्के ने अगले दिन सभी को थिएटर पे लेकर के गए और सभी को फिल्में दिखाई और सब काफी ज्यादा खुश हुए ये फिल्म को देखकर। और उसके बाद दादा साहब फाल्के इस जद्दोजहद में जुट गए कि अब मुझे फिल्में बनानी है, अपने इंडिया में रहकर और अपने इंडिया के कल्चर को दिखाना है। और फिर वो 6 महीने लगातार जितनी भी फिल्में इस लोकेलिटी में लगी हुई थी वो सारे के सारे देख डाले, और एक बार नहीं कई बार देख डाले। उन्होंने काफी रिसर्च किया, काफी कुछ समझा, इनके पीछे की जो टेक्निकलिटीज थी इसके पीछे की उसे समझा, उसके बारीकियों को जानने की कोशिश की। और बहुत कुछ समझने के बाद, फिल्में देखने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं फिल्में बनाने के लिए तैयार हो गया हूं लगभग। लेकिन फिर बात आई फाइनेंस की, और कुछ कुछ जो इक्विपमेंट है वो कहां से आएंगे। फिर दादा साहब फाल्के 1 फरवरी 1912 को यूरोप मूव किए। वहां जाकर के सेसिल हेपवर्थ से मिले, और जो सेसिल हेपवर्थ वाल्टन स्टूडियोज के डायरेक्टर हैं उनसे मिले और काफी कुछ सीखे। वहां रहकर 2 हफ्ते करीबन वहां पे वो रहे थे और सीखे, समझे कैसे फिल्में बनाई जाती है, उसके पीछे के क्या क्या चीज होते हैं। काफी तौर तरीके जो चीजें वहां हो सकती थी उनको उन्होंने सीखा। वो किसी भी चीज को सीखने में इतने माहिर थे, इतने तेज थे कि उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ये देखते हुए सेसिल हेपवर्थ, उन्होंने दादा साहब को ये ऑफर दिया कि तुम चाहो तो मेरे साथ रहकर यहाँ पे साथ में काम कर सकते हो। लेकिन दादा साहब को अपनी खुद की फिल्में बनानी थी, उन्हें इंडियन थिएटर को एस्टैब्लिश करना था। इसलिए उन्होंने उनके ऑफर को ठुकरा दिया और वो वहां से वापस इंडिया लौट आए। और वो लौटते समय बहुत कुछ सीखे तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कई इक्विपमेंट भी अपने साथ ले आए थे। और फिर 1 अप्रैल 1912 को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस, जिसका नाम था फाल्के फिल्म्स कंपनी। अपना फाल्के फिल्म्स कंपनी इंट्रोड्यूस करते ही ये चरनी रोड से दादर शिफ्ट हो गए और दादर में अपने जो ऑफिस थे उसको स्टूडियो में तब्दील कर दिया। वहाँ जो जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस किए उन्होंने और स्टूडियो बना दिया उसे। और स्टूडियो बनाते ही उन्होंने अपने पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के ऊपर काम करना शुरू किया, उसकी स्टोरी लिखनी शुरू की, उसके लिए क्या क्या और चीज़ें लगेंगी वो चीज़ें उन्होंने जुगाड़ना शुरू किया। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे राजा की स्टोरी है जो हमेशा सच बोला करते थे। ये हमारे देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, मतलब एक महान राजा कह सकते हैं, जो हमेशा सच बोलते थे।
इन्हें सच बोलने के कारण कई बार कई चीजें गंवानी पड़ी, लेकिन इन्होंने सच का रास्ता नहीं छोड़ा और आखिरकार ये हम सबके आइडल कह सकते हैं। इन्हें बहुत माना जाता है, इन्हें बहुत से लोग पूछते भी हैं। तो ऐसे थे हमारे राजा हरिश्चंद्र। उन पे स्टोरी लिखी गई और फिर उसे बनाया गया। लेकिन ये चीज़ें यहीं तक सीमित नहीं थी। ये फिल्में बनाने से पहले उन्होंने कई छोटे छोटे वीडियोस बनाए प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि प्रैक्टिस हो और फिर वो फिल्म में अच्छी तरह से अपने हुनर को दिखा सके। तो उन्होंने छोटे छोटे वीडियोस बनाते बनाते एक उन्होंने शॉर्ट फिल्म भी बनाई। उस शॉर्ट फिल्म का नाम था अंगूराची वध। ये एक ग्रोथ ऑफ पी प्लांट को दिखाता है, जैसे कि एक पी प्लांट कैसे बच्चा है, फिर वो धीरे धीरे कैसे बढ़ता है, पत्ते आते हैं, फिर वो कैसे कैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वो पेड़, और फिर कैसे वो फल देता है, अंकुरित होता है। तो ये चीजें उसमें दिखाई गई। तो उसके बाद उन्होंने और भी कई शॉर्ट फिल्म्स बनाई। उसके बाद उन्होंने फिल्म की तरफ आगे बढ़े और फिल्म बनाना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारी दिक्कतें आई। पहले तो ये फाइनेंस की दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह से इधर उधर से लोन लेकर और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने देख देख कर ये काम करना शुरू किया। कई लोगों से उन्होंने मदद मांगी, लेकिन कईयों ने उन्हें मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कई राजाओं से मदद मांगी, तो कुछ राजाओं ने उन्हें मदद किया कि हाँ ठीक है, कुछ मैं हेल्प करता हूँ, और उनसे हेल्प ली, लोन लिए और फिर फिल्म बनाना शुरू किया। लेकिन फिर एक और दिक्कत आई कि उन्हें एक फीमेल कैरेक्टर चाहिए था, और उस समय ये चलन ही नहीं था कि कोई फीमेल इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो। और इन सब चीज़ों क्या, फोटोग्राफी तक के लिए वो डरती थी, तो फिल्मों में आना तो दूर दूर तक पॉसिबल ही नहीं था। उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी कि कैसे करें, क्या करें, कहाँ से फीमेल कैरेक्टर लेकर के आए। इतने परेशान हो गए थे वो कि आखिरकार वो एक रेड लाइट एरिया में पहुंच गए। वहां से सोचा कि किसी को उठा ले अपने फिल्मों के लिए, लेकिन उन्हें वहां से भी कुछ नहीं मिल पाया और वो फीमेल कैरेक्टर्स नहीं ले पाए। आखिरकार थक हार कर वो एक दिन एक होटल में खाना खाने के लिए गए थे। खाना खाते खाते उन्होंने देखा कि उस होटल का एक बावर्ची जो है, उसकी शक्ल कुछ लड़कियों की तरह दिख रही थी। वो ऐसे गौर से देखने लगे और देखते देखते उनमें उन्हें हीरोइन दिख गई। हाँ, उन्होंने उससे बात की और कहा कि मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, एक फीमेल कैरेक्टर की जरूरत है, अब मुझे दिख रहा है कि तुम वो कर सकते हो। उस इंसान का नाम था अन्ना सालुंके। उन्हें जब ये फीमेल कैरेक्टर मिल गया अन्ना सालुंके के रूप में, तो उनकी दिक्कतें कुछ हद तक कम हुई और उन्होंने क्वीन तारामती के कैरेक्टर के लिए अन्ना सालुंके को लॉक किया। जब उन्हें ये फीमेल कैरेक्टर मिल गया तो वो काफ़ी खुश हुए और उनकी दिक्कतें काफ़ी हद तक कम हो गई, और उन्होंने अन्ना सालुंके को क्वीन तारामती के कैरेक्टर के लिए लॉक किया। और फिर दत्तात्रेय दामोदर दापके को राजा हरिश्चंद्र के कैरेक्टर के लिए लॉक किया। और फिर जो एक और कैरेक्टर बच रहा था रोहिताश का, जो कि राजा हरिश्चंद्र के बेटे थे, उस कैरेक्टर के लिए अपने खुद के छोटे बेटे भालचंद्र फाल्के को लॉक किया। और फिर उन्होंने ये फिल्म बनानी शुरू की। लेकिन इस फिल्म को बनाते वक्त उनकी जो बीवी थी सरस्वती बाई फाल्के, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी कोऑपरेट किया दादा साहब फाल्के को, तभी जाकर के ये फिल्म बनी और काफ़ी सुपरहिट हुई। इस फिल्म को बनाने के दौरान में सरस्वती बाई फाल्के हर रोज 500 लोगों का खाना खुद बनाया करती थी और उन्हें खिलाया करती थी, ताकि जो हम उनका बजट था वो काफ़ी ज़्यादा भागे नहीं। ऑलरेडी 15,000 बजट हो चुका था उस फिल्म के लिए, जो कि उस समय के लिए बहुत ही ज़्यादा था, और वो नहीं चाहती थी कि बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़े, इसलिए वो खुद ही खाना बनाया करती थी। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया और काफ़ी हेल्प किया दादा साहब फाल्के को, तभी जाकर के ये फिल्म बन पाई। जब ये मूवी बनकर तैयार हो गई तो 21 अप्रैल 1913 को इसका प्रीमियर रखा गया, जो कि ओलंपिया थिएटर बॉम्बे में था। और फिर 3 मई 1913 को ये मूवी रिलीज हो गई और इसे फिर लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी प्यार दिया और ये सुपर हिट साबित हुई ये फिल्म राजा हरिश्चंद्र, और काफ़ी अच्छा इस फिल्म ने कलेक्शन भी किया। ये एक साइलेंट फिल्म थी, इसमें बात करने की आवाज़ें नहीं थी, ये टॉकी मूवी नहीं थी। पहली टॉकी मूवी जो हमारे देश में बनी, हमारे इंडियन सिनेमा में बनी, वो थी आलम आरा। दादा साहब फाल्के के लिए फिल्म बनाना आसान नहीं रहा, उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़े।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी पैसों की। तो उन्होंने कई राजाओं से उधार लिए, कहीं से लोन लिया, लेकिन जैसे ही फिल्म हिट हुई तो उन्होंने सबको उनके पैसे, उनके लोन सब कुछ चुका दिए, सारा कुछ रिटर्न कर दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने दूसरी फिल्म बनाने की सोची जो कि एक माइथोलॉजिकल लव स्टोरी थी नाला के ऊपर। नाला एक निषाद किंगडम के राजा थे, काफी प्रसिद्ध राजा थे ये। उनके ऊपर इन्होंने फिल्म बनाने की सोची और उसके लिए फिर इन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन फिर से उनके पास वो प्रॉब्लम वापस आ गई, वो कि फीमेल कैरेक्टर। लेकिन इस बार उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई और उन्हें एक फीमेल कैरेक्टर मिल गई। वो नासिक में एक ड्रामा कंपनी में गए और वहां पे वो जाकर के मिले कमला बाई गोखले से। उनसे मिले और उसे मोहिनी के कैरेक्टर के लिए लॉक कर दिया गया। कमला बाई गोखले अपने इंडियन सिनेमा की फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस है और उसे कास्ट करने के बाद फिल्म बनाई गई। जो फिल्म का जो नाम था वो था मोहिनी भस्मासुर। ये फिल्म मोहिनी भस्मासुर जैसे ही बनकर कंप्लीट हुई तो 2 जनवरी 1914 को ये रिलीज कर दी गई। ये भी काफी सुपरहिट रही ये फिल्म और इसने भी काफी अच्छा बिजनेस किया। फिर इन्होंने एक कॉमेडी शॉर्ट फिल्म पिताजी पंजे पॉज ऑफ फ्लोर बनाया और वो भी काफी अच्छी फिल्म लगी, लोगों को काफी पसंद आई और वो भी सुपरहिट रही। फिर उन्होंने अपनी तीसरी फीचर फिल्म इंट्रोड्यूस कर दिया सत्यवान सावित्री और उसे बनाया। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि सावित्री एक औरत रहती है, उसके पति का देहांत हो जाता है एक बार। तो देहांत के बाद जब यमराज उसके आत्मा को लेने के लिए आते हैं तो सावित्री उनसे लड़ जाती है, उनको कहती है कि मेरे पति को छोड़ दीजिए, उनको वापस से जिंदा कर दीजिए। कई बार कोशिश करती है यमराज को मनाने की, लेकिन यमराज नहीं मानता। लेकिन आखिरकार जब सावित्री उन्हें वहां से जाने नहीं देती है तो यमराज कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे पति को वापस से जिंदा कर दूंगा, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। कुछ चैलेंजेस उनके सामने रखते हैं और सावित्री हर चैलेंजेस को पूरा कर लेती है और अपने पति के जान को बचा लेती है। तो इस तरह से इनकी कुछ ऐसी स्टोरी थी कि कैसे अपने पति को जान को उन्होंने बचाया। इस स्टोरी पे बेस्ड उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था सत्यवान सावित्री। और ये जब रिलीज हुई तो ये भी बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा बिजनेस किया है इसने और काफी सुपरहिट रही, लोगों को काफी पसंद आई ये फिल्म। फिर आया इनकी जिंदगी का सबसे खराब दिन कह सकते हैं या एक दौर कह सकते हैं, क्योंकि उस समय था 1914 का, जब वर्ल्ड वार शुरू हो गया और जिसके कारण काफी रिसोर्सेज खत्म हो गई थी, उनको कोई रिसोर्सेज नहीं मिल पा रही थी। ऑलरेडी उन्होंने 30,000 रुपए मशीनों में इन्वेस्ट कर दिया था, काफी लोन्स थे उनके ऊपर और उन्हें अगली फिल्म भी बनानी थी। तो काफी दिक्कत हो रही थी उन्हें कि कैसे करे, क्या करे। वो काफी स्वदेशी लीडर्स के पास पहुंचे कि कुछ मदद हो जाए, लेकिन कुछ खास मदद नहीं हो पाई। कई राजाओं ने उनकी थोड़ी बहुत मदद की और बाल गंगाधर तिलक मदद करने के लिए सामने आए और उनकी काफी हेल्प की उन्होंने। फिर वो अपने अगला फिल्म जो कि जिसका नाम था लंका दहन, वो बनाने के लिए जुट गए और वो फिल्म उन्होंने बनाई और काफी मेहनत करने के बाद वो फिल्म काफी अच्छी बनी और वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई बॉक्स ऑफिस में। महज 10 दिनों में ये फिल्म 32,000 रुपए कमाई। काफी अच्छा बिजनेस चल रहा था इसका। ये फिल्म काफी पसंद की जा रही थी लोगों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, और सुबह शाम इसके हाउसफुल शोज हो रहे थे। जितने भी शोज हो रहे थे सभी हाउसफुल जा रहे थे। तो उससे वो काफी प्रभावित हुए, काफी उन्हें जो उनकी जो दिक्कतें थी वो काफी हद तक कम हो गई। फिर इनकी जो प्रोडक्शन हाउस थी फाल्के फिल्म्स कंपनी, वो 1 जनवरी 1918 को चेंज होकर के हो गई हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी में तब्दील हो गई और फिर वह पार्टनर के साथ मिल करके काम करने लगे। लेकिन सेकेंड टाइम उन्हें फिर से दिक्कत आई तो बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें एडवाइस किया कि क्यों ना तुम अपने कंपनी के शेयर्स बेच दो। तो इस बारे में उन्होंने सोचा दादा साहब फाल्के ने कि बेचना सही रहेगा या नहीं, और आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया और 75% शेयर्स रख करके सारे बेच दिए उन्होंने शेयर्स। उसके बाद जब शेयर्स बिके तो कुछ पैसे तो उनके पास आए, लेकिन उनकी दिक्कतें धीरे धीरे और बढ़ती गई क्योंकि अब कंपनी में पार्टनर्स आ गए थे। और पार्टनर्स आने के बाद ऐसा हुआ कि कई बार उनके बात मैच नहीं करते थे, उनके आइडियाज मैच नहीं करते थे, कई बार बहस हो जाती थी। तो इन सब चीजों को लेकर उन्हें काफी दिक्कतें होने लगी। और दादा साहब फाल्के ऐसे थे कि वो बहस में नहीं पड़ते थे, अगर ऐसा कुछ होता था तो वो अलग हट जाते थे
और आखिरकार उन्होंने ये कंपनी, अपनी खुद की बनाई हुई कंपनी उन्होंने छोड़ दिया और वो छोड़कर चले गए काशी और वहां पर अपने आर्टिकल पब्लिश करना शुरू कर दिया। उनके जाने से हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी लॉस में चली गई। वो अच्छी तरह पैसे नहीं कमा पा रहे थे, तो पार्टनर्स को रियलाइज हुआ कि हमें दादा साहब फाल्के को वापस बुलाना पड़ेगा अगर कंपनी को सही ढंग से चलाना है तो। फिर बाबू साहब पाठक ने दादा साहब फाल्के को ऑफर किया कि आप हमारी कंपनी में वापस आ जाइए और प्रोडक्शन चीफ एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट में आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको हम इसके लिए 1000 रुपये महीने का देंगे। तो दादा साहब फाल्के ने सोचा और फिर वो एग्री हो गए उनसे और कहा कि ठीक है, अगर आप 1000 रुपये मुझे देंगे इस काम के लिए, तो वो तैयार हो गए और फिर उन्होंने वापस कंपनी को ज्वाइन किया। फिर इन्होंने साथ में मिलकर कंपनी में वापस आकर इन्होंने संत नामदेव मूवी बनाई जो कि 1922 में बनी। और उसके बाद फिर इन्होंने काम करना शुरू किया उनके साथ, तो इनके आइडियाज फिर से धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट होने लगे और कई बार फिर से बहस हुई, आइडियाज मैच नहीं करते थे। और धीरे धीरे इनके पार्टनर्स ने, इनके पार्टनर्स तो अब नहीं कह सकते हैं, जो ओनर हो थे, उन्होंने इनका सैलरी धीरे धीरे कम करना शुरू किया। पहले तो 500 किया और फिर धीरे धीरे उनका सैलरी 250 तक ले गए। लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी जो मेहनत थी, अपनी लगन से काम करते रहे। और इनकी आखिरी मूवी 1937 में गंगा उतरन उन्होंने बनाई और वो भी रिलीज हुई और वो भी काफ़ी अच्छी हिट हुई और बॉक्स ऑफिस पे उसने भी काफ़ी अच्छे पैसे कमाए। और इसी तरह इनकी ये आखिरी मूवी थी। इसके बाद इन्होंने कोई फिल्म नहीं बनाई और आखिरकार 1944 में इनका देहांत हो गया। वैसे तो इन्होंने अपनी लाइफ में 95 फीचर फिल्म्स बनाई और 27 शॉर्ट फिल्म्स बनाई, लेकिन इनमें से जो सबसे सुपर हिट फिल्में थी वो कुछ इस प्रकार थी। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी, मोहिनी भस्मासुर 1913 में रिलीज हुई, सत्यवान सावित्री ये भी 1914 में रिलीज हुई, लंका दहन 1917 में रिलीज हुई, श्री कृष्ण जन्म 1918 में रिलीज हुई, कालिया मर्दन 1919 में रिलीज हुई, बुद्ध देव 1923 में रिलीज हुई और सेतु बंधन 1932 में रिलीज हुई और इनकी आखिरी फिल्म गंगा उतरन 1937 में रिलीज हुई। इतने सारे ब्लॉकबस्टर फिल्मों को बनाकर दादा साहब ने इंडियन सिनेमा की नींव गढ़ दी और आज दादा साहब के नाम पर इंडियन सिनेमा में एक अवार्ड भी दी जाती है और ये अवार्ड काफी खास और प्रतिष्ठित मानी जाती है। दादा साहब फाल्के अवार्ड अनाउंस किया गया 1969 में और ये अवार्ड इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित और सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है। और इसे पहली बार जो जिन्हें मिला था वो थी देविका रानी चौधरी। और इस अवार्ड के साथ साथ एक स्वर्ण कमल, शॉल और 10 लाख रुपए भी दिए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी हाल ही में जो जिन्हें ये अवार्ड मिला है वो थे रजनीकांत। इन्हें 51st अवार्ड मिला रजनीकांत को, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड का। तो ऐसे अवार्ड आगे भी चलते रहेंगे और दादा साहब फाल्के के बारे में आपको जो बताया शायद आपको पसंद आया होगा। उन्हें समझेंगे आप कि उनकी कैसे स्ट्रगल फेज चला और कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके इंडियन सिनेमा को आज यहाँ तक पहुँचा दिया और उनके कारण ही कह सकते हैं आज हम इंडियन सिनेमा को देख पा रहे हैं अपने इतने एडवांस लेवल में। तो उन्हीं की देन है, उन्हीं का नींव है। तो चलिए मिलते हैं फिर बॉलीवुड फ्लैशबैक के अगले एपिसोड में और बात करेंगे किसी और शख्सियत के बारे में, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के जीवन रेखा के बारे में। और तब तक के लिए हमारे माया ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसमें कास्टिंग अपडेट्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर मुझसे कुछ गलतियां रह गई तो आप उसे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आपको कुछ और जानना हो, कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। बाय बाय।